हर पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार है। हर नेता, हर अधिकारी, 99% अधिकारी भ्रष्ट हैं। धर्म हमारे जीवन में, शासन प्रशासन में नहीं होगा तो हम बेईमान होंगे, धूर्त होंगे, मानवद्रोही होंगे। धर्म सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। भाजपा के प्रचार मंत्री हैं या भारत के प्रधानमंत्री हैं। यदि भारत का कोई प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अपने पार्टी के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में प्रचार कर सकता है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत के संविधान का सरासर उल्लंघन है शपथ का। चुनाव लड़ने के लिए जो सीमा तय की गई है 95 लाख रुपए, और पार्टी का प्रत्याशी है तो उसकी पार्टी हेलीकॉप्टर से चले, हजारों गाड़ियां चले, उसके झंडे पाट दिए जाए, वो उसके बाहर माना जाएगा। सदी प्रतिभाशाली चरित्रवान नागरिक ये समाज के लिए काम करने वाले भारत की संसद और विधानसभाओं पहुंचने की योजना कर सकें, साहस कर सकें, इन अधिकारों की स्थापना हो, तब भारत का लोकतंत्र विकसित पुष्पित पल्लवित होगा। मैं पूर्व में डिप्टी कमिश्नर रहा हूं उत्तर प्रदेश में, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाते हुए हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। आदित्यनाथ जी के साथ 5 वर्ष काम किया है, और भ्रष्टाचार पर उनको कुछ हमने बताया। पहले वो हमें बहुत चाहते मानते थे जब उनके मन का काम हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात रखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मुझे अपमानजनक शब्द कहे, जिससे मैंने निश्चय किया कि मैं भारत में सत्य की अलग जगाने के लिए नौकरी छोड़ करके और समाज में काम करूँगा। सत्य में जैसे कि जो धारावाहिक आप लोगों ने देखा, उसे हमने आरंभ किया था 2007 वाराणसी में, जिसे आमिर खान ने बाद में प्रोड्यूस किया था। अभी मैं भ्रमण कर रहा था प्रदेश में, तो लोगों का ये विचार आया कि ये जो विचार बैठ के हम लोग करते हैं चौराहों पर और विद्यालयों में, इनसे क्या होगा, ये बातें भारत की संसद में आनी चाहिए। उस विचार, निर्णय और लोगों की प्रेरणा के बाद 2024 के चुनाव में मैं निर्दल सांसद प्रत्याशी था 2024 में भदोही लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से। अपने उसी अनुभव को मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा। मेरी गाड़ी है, इसलिए मुझे शीघ्रता भी है निकलने की, और धन्यवाद भी दूंगा कि मुझे थोड़ा आपके सामने खड़े होने का अवसर मिला है। जेएनयू में रहा हूँ तो उस जमाने से लेकर के और 8 विश्वविद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त की है, हमने देखा कि समाज में चाहे ब्राह्मण और दलित का विचार हो, चाहे संगठनों का हो, आरएसएस का हो, यूसीएल का हो, सैनिक संगठन, इन सभी में एक टुकड़े से देश को देखने की बात है। भारत बहुत विशाल है, हम सभी लोगों को अपना हृदय और मन बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहरा और ऊंचा करना होगा। मैं उसमें से एक विषय उठाता हूँ। 25 वर्ष में राजकीय सेवा में रहा हूँ, उत्तर काशी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में काशी तक, और मैंने ये देखा कि चाहे जिसकी सरकार रही हो, 1995-97 से मैंने शुभारंभ किया 2022 तक, 25 वर्षों में देखा चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, हर पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार है। हर नेता, हर अधिकारी, 1% अधिकारियों को छोड़ता हूँ, 99% अधिकारी भ्रष्ट हैं, इतने ही कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अनेक विभागों में थोड़ा ये अनुपात कम अधिक हो सकता है। नेता 1% ईमानदार खोजना तो और कठिन हो जाएगा, अधिकारी तो 1% मिल भी जाएगा। तो ये जो पीड़ा थी कार्यालय में बैठे हुए कि जब कोई नागरिक आता था और उसका कोई कार्य बिना पैसे के परिचय के नहीं होना है, ये बहुत मथता था मन कि अब जब पढ़ते थे जेएनयू में, सोचते थे IAS PCS बनेंगे तो देश में बदलेंगे, कुछ परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत कठिन है, तंत्र इतना जटिल हो चुका है कि आप अगर कुछ करते हैं तो आपके कार्य का प्रभाव 100 पैसे आप करेंगे तो 25 पैसे परिणाम दिखेगा, क्योंकि आपका ही एक कार्य और 4-10 लोगों तक जाता है, अधिकारियों तक, वो उसमें रोक लगाएंगे। वो चाहे किसी पार्टी को, चाहे किसी जात को हो, चाहे किसी क्षेत्र को हो, उनकी मानसिकता वहाँ अधिकारी की होती है। ये जो हम लोग समाज में बात करते हैं, ऐसा कुछ वहाँ नहीं दिखता है। तो ये जो शोषण था नागरिकों का, उसके लिए मैं एक शब्द कहता हूँ कि देश स्वाधीन है, भारत स्वाधीन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, और यह स्वराज हम लोगों ने प्राप्त किया। यद्यपि उनके जीवन काल में नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोग, देश तो स्वाधीन है भारत, लेकिन नागरिक स्वाधीन नहीं है। यहाँ भाई WR खान जी चले गए हैं, उन्होंने थोड़ी सी बात कहा तो मैं उनसे सहमति व्यक्त करूंगा, लेकिन नागरिक स्वाधीन नहीं है। कई मामलों में स्वाधीनता प्राप्त है नागरिकों को। अब कोई जाति भेद, क्षेत्र भेद, खान पान का भेद, यात्रा का भेद, ये सब नहीं है जैसा 75 वर्ष 100 वर्ष पहले था। लेकिन मैं जिसकी बात करता हूँ, कोई भी नागरिक यहाँ जितने बैठे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, किसी का कोई कार्य किसी सरकारी कार्यालय में, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोई विभाग हो, हमने आदित्यनाथ जी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज किया था लखनऊ में कि कहाँ कहते हैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। वो अपने साथ किसी आदमी को भेजे, मैं किसी भी कार्यालय में चल के दिखाऊंगा, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक भ्रष्टाचार है। तो यहाँ मेरा विषय यह है कि ये सुधरेगा कैसे, ये नागरिक अधिकार स्थापित कैसे होंगे। ये नागरिक अधिकार स्थापित होने के लिए मैं पीयूसीएल के साथियों भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि एक बिंदु भी आप विचार करें कि भारत की संसद में जब 543 में 10-20
निर्दल, स्वतंत्र, न इनके न उनके, अपने विवेक से ऐसा सोचने करने वाले चरित्रवान प्रतिभाशाली लोग संसद में खड़े होंगे तो उनके हस्तक्षेप से भारत में जो शासन प्रशासन की प्रणालियां चल रही हैं वहीं से आरंभ होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे भदोही लोकसभा क्षेत्र में मेरा गांव बरौत है, मोदी जी कभी वहां नहीं आए थे और मैं जेएनयू का पढ़ा था, ईमानदार अधिकारी की मेरी छवि है, उनको ये डर था, ब्राह्मण ही हूं जन्म से। वैसे तो मैं नहीं मानता ब्राह्मण कौन है, अभी चलता भी नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत तब से प्राप्त किया जाता है। शास्त्र नहीं कहते कोई जन्मना ब्राह्मण होता है, सभी शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् उच्यते। ये चाहे उपनिषद हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे गीता हो, कोई भी नहीं मानता कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, अर्जित करना पड़ता है। वह होता है चाणक्य के उस परिभाषा में ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न पर पलता है, वह स्वराज्य में रहता है और लोक मंगल के लिए काम करता है। जो लोक मंगल के लिए काम नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं है। जो ज्ञान नहीं रखता, जो लोभी है, वह ब्राह्मण नहीं है। मैं समझता हूं उसको ब्राह्मण मानना भी नहीं चाहिए। जो लोग आज ब्राह्मण ब्राह्मण करके आलोचना करते हैं वो अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। जैसे अभी ये प्रश्न आया था, शशि शेखर जी ने प्रश्न उठाया था, मनुस्मृति आई थी दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाने, बिल्कुल पढ़ो। मनुस्मृति को लोगों ने पढ़ा नहीं है, मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। जो चीजें काम की हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, जो काम की नहीं उनको छोड़ना चाहिए। धर्म की जो व्याख्या, आज हम पंथ और धर्म की बात करते हैं, धर्म की परिभाषा ही कुछ और है जिसे हमें समझना पड़ेगा। धर्म हमारे जीवन में, शासन प्रशासन में नहीं होगा तो हम बेईमान होंगे, धूर्त होंगे, मानवद्रोही होंगे। धर्म क्या कहता है? धर्म सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। तो ये जो बातें हैं ये तो सोशल थी। अभी जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत में नागरिक अधिकार कहां से आएंगे, तो सांसद निर्दलीय जब चुनाव लड़ता है, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, सीधे इसको कह के समाप्त करूंगा। तो एक निर्दल नागरिक जो चुनाव लड़ता है, क्या उसको भेदभाव सामना करना पड़ता है? हम निर्दल सांसद प्रत्याशी हैं, 20 लाख मतदाताओं को 14 दिन में हमको पहुंचना है। कोई भी नहीं पहुंच सकता, कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना परिश्रमी हो। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री अधिक हैं। 16 मई को भदोही में जब आए थे तो वहां जाकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप क्या भाजपा के प्रचार मंत्री हैं या भारत के प्रधानमंत्री हैं? यदि भारत का कोई प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो किसी निर्दल प्रत्याशी के विरुद्ध आकर के कैसे उसके अपने पार्टी के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में प्रचार कर सकता है? इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत के संविधान का सरासर उल्लंघन है शपथ का, जो संविधान का अनुच्छेद 14-15 प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि सभी संवैधानिक पदाधिकारी और सभी संवैधानिक कार्यालय देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करेंगे। यह बिंदु बहुत चर्चा का विचार का है, क्योंकि इतना किसी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में अपना कार्यालय छोड़ करके लगातार कई 100 रैलियां किया हो, ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये चिंता का विषय है, चुनाव को दूषित करने का, प्रभावित करने का विषय है। ये हमको समझना होगा, इस पर बात और काम करना होगा। दूसरा बिंदु, पार्टियों को जो अस्थायी चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, ये पार्टियां जैसे भदोही में जो सांसद जीते हैं महोदय, उन्होंने 25 करोड़ रुपए देकर के टिकट खरीदा है, 5 करोड़ रुपए स्थानीय नेताओं को दिया है, 20 करोड़ रुपए ऊपर गए हैं और 10 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है चुनाव में। अब ये बताइए ऐसा कैसे संभव होता है? ऐसा इसलिए संभव होता है कि एक वर्ष हम लोगों ने जो हजारों घरों में गए, वहां लोग कहते हैं प्रत्याशी को जानते नहीं, कुछ लोग पार्टी को भी कम जानते हैं और चुनाव चिन्ह को वो जानते हैं, चुनाव चिन्ह अवचेतन में है, उसी पर लोग वोट देते हैं। इसी वैल्यू के लिए ये टिकट बिकते हैं। ये बहुत बड़े नागरिक अधिकारों का कि अस्थायी संबल जब तक नहीं हटेंगे, पार्टियों को और निर्दल प्रत्याशियों को समान अवधि के लिए 14 दिन के लिए और फ्री सिंबल नहीं दिए जाएंगे, तब तक निर्दल सांसद प्रत्याशी इन विचारों को लेकर कभी संसद में नहीं पहुंच पाएगा। 5-7 निर्दल पहुंचते हैं, वो अपनी धारा के लोग होते हैं। तीसरी और अंतिम बात, समय कम है इसलिए बात को समाप्त करता हूं, इनसे भी संकेत मिलेगा। ये नागरिक जो अधिकार हैं, चुनाव लड़ने के लिए जो सीमा तय की गई है 95 लाख रुपए, और पार्टी का प्रत्याशी है तो उसकी पार्टी हेलीकॉप्टर से चले, हजारों गाड़ियां चले, उसके झंडे पाट दिए जाए, वो उसके बाहर माना जाएगा। 95 लाख रुपए के बाद भारत के कितने लोग लड़ सकते हैं चुनाव सांसद का? 0.0001%। ये भी हमको चाहिए कि निर्वाचन आयोग इस व्यय का वहन करे और ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली चरित्रवान नागरिक, ये समाज के लिए काम करने वाले भारत की संसद और विधानसभाओं पहुंचने की योजना कर सकें, साहस कर सकें, इन अधिकारों की स्थापना हो, तब भारत का लोकतंत्र विकसित, पुष्पित, पल्लवित होगा। अभी क्या है, पूंजीपति जिनके पास पैसा है केवल वही। हमको भारत की उन सभी व्यवस्थाओं को जो नियम संविधान बने हैं उसके अनुसार काम नहीं करते, उनको खुले मन से आकलन करना होगा, उनके परिवर्तन पर विचार करना होगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।